हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएसए में। मैं हूं अनुज काम्बोज। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो आपका नया टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। इससे पहले इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा समतल दर्पण। अब उसका अगला टॉपिक क्या है आपका गोलीय दर्पण। आज हम गोलीय दर्पण के से संबंधित बहुत सारे मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। और उन्हें शुरू करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण होता क्या है। आपने एक कांच का खोखला गोला ले लिया, जैसे फुटबॉल होती है ना आपकी, अगर वो पूरी कांच की हो तो आपने कांच का खोखला गोला ले लिया और उसे एक ओर से काट दिया। जैसे यह आपके पास कांच का खोखला गोला हो चुका है और हम क्या करें, इसे एक ओर से थोड़ा काट दे। अब इसका जो है भाग हो गया इतना, इस भाग पे यदि हम एक साइड पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट, लाल ऑक्साइड, ठीक है। क्या क्या चीज करना है आपको इसमें, यदि इसके एक और पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर दे तो ये आपका गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसके इस भाग पर आप दोनों में से एक साइड पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर सकते हैं और जो दूसरा तल बचेगा यानी कि इस पर आपका पेंट नहीं होगा, वो होगा आपका परावर्तक तल, ठीक है। यानी कि इसके एक साइड आपके पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, परावर्तक तल। तो इसी आधार पर यदि हम इसकी परिभाषा बनाए तो क्या बनेगी कि आपका गोलीय दर्पण कांच के उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिससे यह काटा गया है। अब इसी आधार पर गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपका उत्तल दर्पण। जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि आपके गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यदि सामान्य दर्पण की बात करें तो सामान्य दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो भाग होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण और एक आपका उत्तल दर्पण। अब यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि जो परावर्तक तल हो वो दबा हुआ तल हो, यानी कि जैसे आपके सामने ये क्या खोखले कांच के गोले का एक भाग हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके उभरे हुए तल पर पेंट कर दिया, किस किस का, पारे का और लाल ऑक्साइड का, और इसका ये वाला तल क्या बन गया, परावर्तक तल। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी कि ये वाला तल कौन सा तल हो गया, परावर्तक
तल। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि मैं इसका यही भाग लो, अगर सेम हम बात करें इसकी, ये और इसके जो दबा हुआ तल है उस पर हम पेंट कर दे, और ये जो उभरा हुआ तल है ये आपका क्या हो, परावर्तक तल। तो ये कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। लेकिन अधिकतर हम किस प्रकार बनाते हैं इसको, ऐसे। आगे इतनी बात समझ में, यानी कि यदि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। और यदि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण। दूसरी भाषा में कह सकते हो कि यदि दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ है तो अवतल दर्पण, और यदि परावर्तक तल उभरा हुआ है तो वो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इस आधार पर आपके गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो चुके हैं। अब हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, और जितने भी आपके पॉइंट होंगे गोलीय दर्पण से संबंधित मैं आपको सभी समझने हैं, क्योंकि आप इससे संबंधित जितनी चीजें आप पढ़ेंगे आगे में केवल आप तभी कर सकते हो जब आपके सभी पॉइंट समझ में आए हुए हो। तो जैसे आपके गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। ठीक है, एक आपका ये अब ये कौन सा दर्पण हो गया आपका, क्योंकि इसका जो उभरा हुआ तल है उस पर हमने क्या कर दिया, पेंट। और परावर्तक तल कौन सा बचा, दबा हुआ तल, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और ये कौन सा है आपका, इसके दबे हुए तल पे हमने पेंट कर दिया, और जो उभरा हुआ तल है वो इसका परावर्तक तल हो गया, तो इसलिए ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो अब इससे संबंधित पहली परिभाषा पढ़ेंगे हम। पढ़ क्या रहे हैं यहां पर हम, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इन परिभाषाओं में आपको दो तीन पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक समझने हैं। जैसे आपका पहला पॉइंट, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब होता क्या है, वक्रता केंद्र आपका उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, यानी कि उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कि उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं हम, सी से। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक पॉइंट सी हो गया और इसमें भी सी हो गया। यह क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा भाग, वक्रता त्रिज्या।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या होगी? उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ध्रुव। ध्रुव को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पोल। अब दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल कितना है? ये परावर्तक तल कितना है केवल इसका? ये वाला। ये है केवल इसका परावर्तक तल। तो इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु, तो इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु कहां बैठेगा? बिल्कुल यहां पे, ये। तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या बोला हूं मैं? दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का द्वारक कहलाता है। और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। ठीक है, अब चौथा है आपका मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल अक्सिज। अब आपके पास दो पॉइंट हो गए, एक आपका वक्रता केंद्र और एक आपका ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और सब प्रेजेंट किससे करते हैं? यानी कि आपके पास जो यहाँ पीसी रेखा है वो क्या हो गई? मुख्य अक्ष। जो रेखा पीसी है वो क्या आ गई आपके पास? मुख्य अक्ष। और पीसी आपकी वक्रता त्रिज्या भी है। क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब अंत आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दर्पण का द्वारक। अपार्चर ऑफ मिरर। अपार्चर ऑफ मिरर। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है? जो आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल का व्यास, यानी कि ये आपका परावर्तक तल हो गया इतना। तो इस परावर्तक तल का जो ये व्यास होगा, ये व्यास ही क्या कहलाएगा आपका? इसको नाम दे दूं मैं M1 M2, M1 M2। तो आपका दर्पण का द्वारक क्या होगा? दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होगा वही होगा आपका दर्पण का द्वारक। यानी कि यहाँ M1 जो M2 है वो क्या होगा? दर्पण का द्वारक। 6 पॉइंट, मुख्य फोकस। प्रिंसिपल फोकल या फोकस। ठीक है, ये क्या है आपका? मुख्य फोकस। अब जैसे आपके पास दो दर्पण हैं,
एक आपका कौन सा हो गया, अवतल दर्पण, और एक हो गया आपके पास उत्तल दर्पण। अब इसमें आपके 3 पॉइंट होंगे, पी, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, और मुख्य अक्ष पे ही क्या होगा आपका वक्रता केंद्र सी। इसी प्रकार सेम इसमें आपका पी हो गया और सी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मुख्य फोकस क्या होता है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन कहां से होगा, दर्पण से, जो दर्पण का परावर्तक तल है। तो दर्पण का परावर्तक तल कहां है, ये। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कहां से होगा, दर्पण के परावर्तक तल से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं हम, कैपिटल एफ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके परिभाषा, पेपर में अधिकतर पूछा जाता है इसमें से। और इसे से संबंधित अंतिम परिभाषा है इसकी नंबर 7, फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगी आपकी, P और F के बीच की दूरी, P और F, P का मतलब ध्रुव, F का मतलब मुख्य फोकस। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। किस किस के, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। किससे, स्मॉल एफ। तो आपके पास दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हो गई, और इनमें आपने इसका जो डायग्राम है वो देख लिया है। इसमें आपके 3 मुख्य पॉइंट है, एक आपका सी, ठीक है, एक मुख्य पॉइंट क्या हो गया आपका सी, दूसरा मुख्य पॉइंट हो गया आपका एफ, और तीसरा मुख्य पॉइंट हो गया पी। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और आपका जो पॉइंट एफ होगा वो पी और सी का मध्य बिंदु होगा। जो आपका मुख्य फोकस एफ है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का मध्य बिंदु होगा। तो एक बार इनका रिपीटेशन कर लेते हैं। पहला क्या है आपका,
वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग है। यानी कि वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए आप। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या किस प्रकार बताया था मैंने कि उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे दोनों बात समझे। यानी कि उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, वक्रता केंद्र। उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद क्या है आपका, ध्रुव। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, पी से। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद क्या है आपका, दर्पण का द्वारक। परावर्तक तल का व्यास, परावर्तक तल का व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। इसके बाद क्या है आपका, मुख्य फोकस। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ से। ठीक है, फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब आपको ध्यान रखना है, इसे प्रेजेंट किससे करते हैं, एफ से। इसे प्रेजेंट करते हैं एफ से। तो अब आपकी जो अवतल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक, निगेटिव। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ गोलीय दर्पण से संबंधित जितने आपको मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। और अब आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों पर शेयर कर दे। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।